Hello students, welcome to the discussion of assignment 1 which consists of assignment 1.1, 1.2 and 1.3 जो आपके क्लासेस हुए हैं एज मॉड्यूल 1 के, जो कि मॉड्यूल 1.1, 1.2 और 1.3 थे, उसके अकॉर्डिंग है। तो इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पूरी ऑनेस्टी से जो असाइनमेंट आपको मिलता है उसको पहले खुद बनाएंगे, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको इस डिस्कशन में एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट असाइनमेंट 1.1 फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक राशि नहीं है। तो केयरफुली ऑप्शंस को देखिए तो आप पाएंगे कि विकृति, प्रतिबल और यंग गुणांक भौतिक राशि हैं, जबकि प्रत्यास्थता सिर्फ पदार्थ का एक गुण है। ठीक है, इस पदार्थ के गुण को जब मापना होता है तो यंग गुणांक, अपरूपण गुणांक या आयतन गुणांक के रूप में मापते हैं। अपने आप में प्रत्यास्थता सिर्फ एक गुण है, कोई भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन उसके पहले मैं आपको रिवाइज भी करा दूं कि भौतिक राशि उसको कहते हैं जिसका यूज फिजिक्स में होता हो, उसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता हो, उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, कार्य एवं ऊर्जा के सीजीएस मात्रक हैं। ऑप्शंस देखिए। ओके, तो सबसे पहले ये बता दूं कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे में बदल सकते हैं। आपको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए और कार्य करने पर ऊर्जा खत्म होती है, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। इनका मात्रक, विमीय सूत्र सभी एक ही होते हैं। ऐसा ही मात्रक कार्य और ऊर्जा दोनों के का जूल ही होता है, और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, ERG अर्ग। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन एक मूल भौतिक राशि नहीं है। तो दिस इज द इजीएस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, इसके लिए क्या है कि आपको बस याद रखना है कि कौन सी 7 मूल भौतिक राशियां हैं। उसके अलावा कोण और ठोस कोण, ये दोनों सहायक भौतिक राशियां हैं, और इनके अलावा कोई भी भौतिक राशि होगी तो वो एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल तो एक मूल भौतिक राशि नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक ट्रिक सीखना है। आपको देखा क्षेत्रफल मूल भौतिक राशि नहीं है, ऑप्शन में टिक कर दिया ए, लेकिन आपको पेशेंट रहते हुए सारे ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शन बी क्या है, लंबाई, जो कि मूल भौतिक राशि ऑफ कोर्स। लेकिन जब आप ऑप्शन सी में आते हैं तो आपको दिखता है कि प्रतिरोध भी मूल भौतिक राशि नहीं है। तो फिर ए भी और सी भी दोनों आंसर हो जाते हैं, जिसके लिए कि यहाँ पर ऑप्शन डी है, ए एवं सी। ठीक है, तो हड़बड़ नहीं कीजिएगा, शांति से चारों ऑप्शंस आपको पहले देखना है। उसके बाद मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो जो मूल भौतिक राशि नहीं होगा और साथ में सहायक भौतिक राशि, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी नहीं होगा, वो व्युत्पन्न होगा। तो यहाँ पर कौन सहायक भौतिक राशि है। ठोस कोण, सॉलिड एंगल जिसको बोलते हैं, इसका ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। और प्रतिबल हो गया, इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं, ये भी एक भौतिक राशि है, प्रत्यास्थता से रिलेटेड है ये। और विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। तो एकमात्र व्युत्पन्न भौतिक राशि यहाँ पर कौन है, प्रतिबल, सी। तो क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक है। तो जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके रिस्पेक्टिव मात्रक जो होते हैं उनको मूल मात्रक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी मात्रक एक मूल भौतिक राशि का मात्रक होगा उसको मूल मात्रक बोलेंगे। तो कूलॉम आवेश का है, आवेश मूल भौतिक राशि नहीं है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट है, तो ज्योति तीव्रता तो मूल भौतिक राशि है। तो अभी बी टिक नहीं करना, आगे भी देख लेना। आगे क्या है, सी, मोल जो है वो केमिस्ट्री वाला मोल है, ये पदार्थ की मात्रा जो केमिस्ट्री में होता है, एक कि ऑक्सीजन कितना लिया, 2 मोल लिया, 4 मोल लिया, वो वाला मोल। तो ये भी एक मूल मात्रक है, बी और सी दोनों। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी एवं सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन बल आघूर्ण का मात्रक है। तो बल आघूर्ण एक भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो इसके मात्रक को फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैंने ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, F/r sin थीटा। तो जब आप इसका मात्रक लिखेंगे तो मात्रक हो जाएगा, F का मात्रक आप लिख दीजिए न्यूटन, R क्या है, R है एक्सिस से लंबवत दूरी।
ठीक है, अक्ष से लंबवत दूरी जिस बिंदु पे आप बल लगा रहे हैं उसकी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं जब सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल r एक प्रकार की दूरी है, तो यहाँ मीटर हो गया, और साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनुपात है, लंबाइयों का अनुपात है। अनुपात सेम राशियों के अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। x बाई एक्स, वाई बाई वाई कैंसिल हो जाता है, तो न्यूटन मीटर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। और अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, पी भी मीटर में होगा और बी भी मीटर में होगा, इसलिए कैंसिल हो जाता है। और साइन थीटा का या कॉस थीटा, टेन थीटा किसी का भी कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक है। तो प्रतिबल जो है ना वो काफ़ी हद तक दाब की तरह होता है। प्रतिबल बराबर भी वही होता है, बल और बटा क्षेत्रफल। हालांकि थोड़ा सा अंतर है, दाब में बाहरी बल होता है और प्रतिबल में पदार्थ के अंदर उत्पन्न प्रत्यानयन बल होता है। तो दोनों ही, चाहे आप प्रतिबल लें या दाब लें, दोनों में फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल इज इक्वल टू, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करते हैं वो यहाँ पर चूक जाते हैं। ठीक है, भार का ऐसा ही मात्रक क्या है। बहुत लोग कॉमन सेंस से केजी बोल देंगे, बट भार होता क्या है, भार एक तरह का बल है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे। तो भार का ऐसा ही मात्रक वही होता है जो बल का होता है, यानी कि न्यूटन। बल का न्यूटन होता है, भार का भी न्यूटन होता है, कीप इट इन माइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जनरली सबको पता होता है कि जूल होता है। ऊर्जा और कार्य के ऐसा ही मात्रक जूल है, लेकिन क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया जा सकता है। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को भी ट्रिकी बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है कि ऊर्जा बराबर कार्य और कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो बल का आप मॉड्यूल्स में देख ही चुके हैं। बल को आप अगर ऐसे तो न्यूटन लिखेंगे, लेकिन न्यूटन का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर विस्थापन है, तो विस्थापन कैसा है, मात्रक भी मीटर ही होगा। इस तरह से मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका ही नाम जूल है। ठीक है, या फिर एक और चीज़ लिख सकते हैं आप, बल के लिए न्यूटन और विस्थापन के लिए मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर, ये भी सही है और इसी का नाम जूल है। तो ये तीनों ही सही है, न्यूटन भी सही है, सॉरी जूल भी सही है, न्यूटन मीटर भी सही है, और केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी सही है। तो ये तीनों ही मात्रक हैं ऊर्जा के। पृष्ठीय तनाव इज अ ट्रिकी वन, इसका मात्रक बिल्कुल आपसे पूछा जाता है, और इसका जो आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर। जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड की सतह पर पृष्ठीय तनाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर L लंबाई पे जो बल लग रहा है वो N है, तो इकाई लंबाई पे जो बल लगता है उसको ही पृष्ठीय तनाव कहते हैं। तो L लंबाई पर N बल लग रहा है, तो इकाई लंबाई पर यानी 1 लंबाई पर कितना बल लगेगा, N बटा L। कैसे, तो ऐकिक नियम आपको पता होगा, तो आपके लिए बहुत सिंपल चीज़ है। तो ये होता है पृष्ठीय तनाव। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा N मैंने लिखा है, N है क्या, बल। बल के लिए मैंने न्यूटन लिख दिया। ओके, यहाँ पर F कर दें तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। L लंबाई पर F बल, तो यूनिट लंबाई पर F बटा L बल। ठीक है, तो मात्रक की बात करें तो फोर्स के लिए न्यूटन और लंबाई के लिए मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठीय तनाव का जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर होगा। नेक्स्ट इज ओके, नाउ असाइनमेंट 1.2। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 1 फर्मी इज इक्वल टू डैश मीटर। देखिए, फर्मी मतलब फेम्टोमीटर होता है, और जो SI प्रीफिक्सेस का चार्ट मैंने आपको नोट करने दिया था उसमें देखिए फेम्टो का वैल्यू क्या होता है। तो फेम्टो की वैल्यू होती है 10⁻⁻15, इसलिए 1 फर्मी यानी कि फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, सॉरी क्यूब है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और चूंकि मीटर क्यूब है इसलिए यहाँ पर क्यूब भी लग जाएगा। ठीक है, हम लोग मीटर को नहीं मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 टू द पावर 2 है और फिर उसका क्यूब करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 10 टू द पावर 3 सॉरी 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ इस तरह से है 1 डेकामीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच डेसीमीटर स्क्वायर, डी ए फॉर डेका और स्मॉल डी फॉर डेसी, राइट। तो इसके लिए तो क्यूब तो स्क्वायर तो समझ गए, लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर होता है, और 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 मीटर होता है, बिकॉज डेसी रिफर्स टू 10 टू द पावर -1। तो करना क्या है आपको कि 2 यूनिट है जो कि जिनके बीच का कन्वर्जन फैक्टर आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, दोनों को स्टैंडर्ड यूनिट में बदल दीजिए, डेकामीटर ऐसा यूनिट में बदल दीजिए, डेकामीटर को भी मीटर में चेंज कर दीजिए और डेसीमीटर को भी मीटर में एक्सप्रेस कर दीजिए। ये दोनों को मीटर में एक्सप्रेस करके ये हो गया इक्वेशन 1 और ये नीचे हो गया इक्वेशन 2, दोनों को भाग दे दीजिए, तो इससे मिल जाएगा 1 डेकामीटर बाई 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर बाई 10 टू द पावर -1 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, और ये 10 टू द पावर -1 ऊपर गया तो 10 टू द पावर 2 हो गया, और ये दोनों में देखिए कि 1 डेसीमीटर जो है वो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 डेसीमीटर। लेकिन यहाँ पूछा गया है क्या, डेकामीटर स्क्वायर, इसलिए हम लोग इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 डेसीमीटर स्क्वायर। 1 डेकामीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 डेसीमीटर स्क्वायर। नाउ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर मिनट, ये दोनों ही चाल के मात्रक हैं। तो आपको बताना है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर प्रति मिनट होते हैं। तो जैसा कि आई होप आप लोग को याद होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, आवर को मिनट में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पावर भी है -1 लगा दिया, अब पावर में -1 है तो ये नीचे चला आएगा, 1000/60 काट के आ गया 50/3, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 50/3 मीटर पर मिनट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको याद रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। हाउ, तो जैसे आपने न्यूटन को डाइन में चेंज किया था वैसे ये चेंज होगा। तो जैसा कि आपको अभी असाइनमेंट 1.1 के डिस्कशन में याद होगा कि जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और ऑनलाइन क्लासेस करने के यही फायदों में से एक है ये, है ना। जो भी आप दोबारा से सुनना चाहते हैं वीडियो को रिवाइंड कर लें ना, उसका CGS इक्विवेलेंट होता है अर्ग, जो कि केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा सेकंड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई सेकंड के लिए नहीं करना है, टाइम के लिए नहीं करना है। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, और मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगा दिया। नाउ 100 मतलब 10 टू द पावर 2 और उसके ऊपर फिर से स्क्वायर है तो 4 हो गया, और यहाँ पर 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, तो 4 and 3 7, राइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। और ये जो है ना 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू ये 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होते हैं, राइट। तो 9.46 जो है वो लगभग में 10 हो गया इंटू 10 टू द पावर 15, तो ये लगभग में 15 और 10 16 हो गया। हालांकि ऑप्शन में एग्जैक्ट फिगर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने सिंपल करने के लिए राउंड ऑफ फिगर दिया है 10 टू द पावर 16। इससे आपको याद रखने में भी सुविधा होगी कि 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 10 टू द पावर 16 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 7, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितने किलोमीटर। नाउ ये पेचीदा हो गया क्योंकि कितने किलोमीटर पूछा है, अगर मीटर पूछा होता तो आपको याद होगा। और इसको याद करने से आपका 2 GS याद हो जाता है। एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको खगोलीय मात्रक कहते हैं, ये दूरी का मात्रक है, कितना मीटर होता है ये याद हो जाएगा, प्लस ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना
वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। यानी इसको याद कर लेते हैं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी भी याद हो गई। कितना होता है, तो ये लगभग में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड करने पर क्या होगा कि 10 में के पावर में कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है ना, तो उसे डिवाइड करेंगे तो 11 माइनस 3 8, यानी 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स। ये राउंड ऑफ फिगर है। ओके नाउ ये जो है 22.5 एक बहुत फेमस कहावत है, पढ़ना लिखना 22.5। नाउ 22.5 ना करते हुए 22.5 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन। तो जो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ना लिखना आप 22.5 ना करें, कंसंट्रेट होकर पढ़ें। तो यहाँ पर 1 डिग्री नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 22.5 डिग्री है, इसको आपको रेडियन में बदलना है। तो बदलने के लिए क्या होता है ना कि कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कन्वर्जन फैक्टर किसको बोलेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, यही होता है कन्वर्जन फैक्टर। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है, देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो उस हिसाब से 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 नीचे आ गया, पाई बाई 180 रेडियन, राइट। तो यही हो गया 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, यही हो गया आपका कन्वर्जन फैक्टर। आपको किधर से किधर जाना है, डिग्री टू रेडियन में जाना है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा पाई बाई 8, पाई बाई 8 रेडियन। तो 22.5 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 8 रेडियन। तो आपसे आप ये भी बोल सकते हैं कि पढ़ना लिखना पाई बाई 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले का उल्टा है, इसमें रेडियन से डिग्री जाना है। तो इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर चाहिए होगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितनी डिग्री होती है, राइट। तो 180, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितनी डिग्री होती है। तो उसके लिए क्या आप याद करेंगे कि पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है। ओके, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। ये हो गया हमारा कन्वर्जन फैक्टर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू कितनी डिग्री। तो आपको पाई बाई 4 को 180 डिग्री बाई पाई जो कि कन्वर्जन फैक्टर है उससे गुना कर देना है। पाई पाई कैंसिल, पाई पाई चुकता हो गया एकदम। और इसको आप जब काटेंगे तो मिलेगा कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री इज योर आंसर। तो सारे क्वेश्चन सिंपल ही क्यों बनाए, कुछ क्वेश्चन ये डिफ़िकल्ट भी होने चाहिए ताकि पढ़ना लिखना पाई बाई 2 ना हो। ओके, सो करना क्या है, 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, ये बदलने के लिए चाहिए क्या, कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि 8 को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है ना। ये कन्वर्जन फैक्टर होगा क्या, तो देखिए क्या होगा, 8 लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई करना है कन्वर्जन फैक्टर से। तो पता करते हैं कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है। तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 5, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 2 100 या 10 टू द पावर 2 एक ही बात है। और उसके ऊपर फिर से यहाँ पावर कितना है, -2। तो ये 2 इंटू -2 कितना हो गया, -4। तो यहाँ 5 और यहाँ -4, तो 5 - 4 1, यानी कि 8 इंटू 10 का पावर 1 यानी 10। तो ये कितना हो गया, 80 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो असाइनमेंट 1.2 इज ओवर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट असाइनमेंट ऑफ मॉड्यूल 1 विच इज असाइनमेंट 1.3। आयतन में लंबाई की कितनी विमाएं हैं। तो ऑलरेडी आप मॉड्यूल 1.3 फिर से देख लें, मैंने बताया है, अच्छे से बताया है, कई बार रिपीट किया है कि आयतन में लंबाई की 3 विमाएं होती हैं। नो डिस्कशन रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, चाल में समय की कितनी विमाएं हैं। तो चाल और वेग का विमीय सूत्र एक ही होता है, कितना होता है, L t टू द पावर -1। तो यहाँ आप देख सकते हैं आप कि कितनी विमा है समय की, -1 विमा, समय की यानी t की -1 विमा। और ये कैसे आया L t टू द पावर -1,
अगर आपको नहीं याद तो इसका मतलब आप भूल गए हैं, प्लीज़ रिवाइज मॉड्यूल 1.3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ ठोस कोण का विमीय सूत्र क्या है? ठोस कोण, इसके बारे में तो सर बताया नहीं आपने। देखिए ये गोला है, ये उसका केंद्र है, तो उसका ऊपर एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए, ये एरिया ए है, और ये जो चीज़ बन रही है ना शेप, ये शेप ही ठोस कोण, ये त्रिज्या मान लीजिए आर है। तो ठोस कोण का फॉर्मूला होता है ये एरिया और बटे इस त्रिज्या का स्क्वायर। तो ऊपर भी मीटर स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर, अच्छा मात्रक नहीं है, विमा है, सॉरी। तो इसको ही स्टेरेडियन बोलते हैं, जो आंसर आएगा ना वो स्टेरेडियन में आएगा। लेकिन अगर विमा की बात करें तो ऊपर एरिया है उसका एल स्क्वायर, और नीचे त्रिज्या का स्क्वायर है तो त्रिज्या एल, और फिर उसका स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, यानी कोई विमा नहीं होता। ऐसे कोण की कोई विमा नहीं होती है विमीय सूत्र, और उसी तरह ठोस कोण में भी कोई विमा नहीं होती है, विमा विहीन है। M0 L0 T0 ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ऊपर भी एल स्क्वायर नीचे भी एल स्क्वायर कट गया। ना विस्थापन का विमीय सूत्र क्या है? विस्थापन जो है ना एक तरह की लंबाई है, तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो वही होगा जो लंबाई का होगा, यानी एल। लंबाई का विमीय संकेत एल होता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो M0 L एंड T0 ऑप्शन ए इज करेक्ट। संवेग, संवेग, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग इज इक्वल टू संवेग होता है। तो संवेग कि जब आप विमीय सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं तो m इंटू वी का विमीय सूत्र, m का विमीय संकेत m हो गया, m मतलब द्रव्यमान यहाँ पे, और उसका विमीय संकेत कैपिटल M होता है। v मतलब वेग, इसका विमीय संकेत अभी तो बताया था L⁻⁻1 होता है, तो ये हो गया mLT⁻⁻1। आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन है, डी है ना। नो क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ईजी है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान हैं? तो बल और दाब देख लीजिएगा समान नहीं है, शायद आपको दाब का विमीय सूत्र निकालने में प्रॉब्लम हो। बल के लिए आप मॉड्यूल 1.3 दोबारा देख लें अगर याद नहीं है आपको तो, और बिल्कुल याद होना चाहिए। बल, वेग, संवेग, ये सब का बिल्कुल आपके टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। जैसे कोई पूछे फटाक से आंसर आना चाहिए। बल का mLT⁻², कार्य का mL2T⁻²। तो दाब का क्या होगा? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या क्या होता है? एल स्क्वायर, राइट। तो ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L⁻² हो जाएगा, -2, और एक एल पहले से है तो 1 और -2 क्या हो जाएगा? -1, 1 + -2 -1। तो दाब का हो जाएगा mL⁻1 T⁻²। तो डेफिनेटली बल से तो अलग है ना, तो ए नहीं होगा। बी वेग और संवेग, वेग का L⁻⁻1, संवेग का mL⁻⁻1, राइट। और कार्य का देखें तो कार्य का होता है mL2T⁻², है कि नहीं। और अगर आप बल आघूर्ण की बात करें तो मैंने मॉड्यूल 1.3 में निकाल कर दिखाया है कि बल आघूर्ण का भी mL2T⁻² होता है। प्लीज़ चेक इट आउट अगर आप भूल गए हैं। तो इन दोनों का विमीय सूत्र सेम होता है, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किन दो भौतिक राशियों का विमीय सूत्र समान है? कार्य और बल आघूर्ण। ये देखिए बहुत सी ऐसी भौतिक राशियां होंगी जिनके विमीय सूत्र समान होंगे, जैसे कि वेग और चाल का समान है, दाब और स्ट्रेस, है ना, ये दोनों यानी कि प्रतिबल, इन दोनों का समान है। कार्य और ऊर्जा का समान है। तो इनका समान है क्योंकि ये एक ही प्रकार की भौतिक राशियां हैं। लेकिन कार्य और बल आघूर्ण इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग तरह की भौतिक राशियां हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, उसके बावजूद भी ये इन दोनों का विमीय सूत्र समान है। दैट्स वाई दीज टू आर इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8, विभव का विमीय सूत्र क्या है? विभव का विमीय सूत्र क्या है? उसके लिए क्या करना होगा? फॉर्मूला चाहिए आपको विभव का फॉर्मूला V इज इक्वल टू होता है किया गया कार्य और बटा आवेश। तो कार्य का तो आपको पता चल ही गया है mL2T⁻², लेकिन चार्ज का क्या होता है? चार्ज का Q इज इक्वल टू IT होता है ना, तो I के लिए A होता है और T के लिए T AT, यानी चार्ज का AT हो गया। तो चार्ज के लिए AT हो गया। तो आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू सॉल्व इट योर सेल्फ। कितना हो जाएगा? mL2T⁻, ये 1 जो है ऊपर जाएगा तो -1 है, -2 ऑलरेडी वहाँ पर है तो -2 और -1 -3 और A⁻⁻1। दिस इज डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है? जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है F(r) sin थीटा। sin थीटा विमा विहीन है। बल का mL⁻², और ये जो दूरी है वो भी दूरी है तो L ही हो गया, यानी L² मल्टीप्लाई हो करके आंसर आ गया mL
टू टी टू दी पावर माइनस टू। तो एक बार फिर से मैंने बता दिया। नाउ ऊष्मा का विमीय सूत्र है, तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। ऊष्मा ऊर्जा होती है, तो जो ऊर्जा का SI मात्रक होगा ना, वही SI मात्रक सॉरी विमीय सूत्र, तो जो ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा वही ऊष्मा का होगा। तो ऊर्जा का और कार्य का दोनों के विमीय सूत्र mL2T⁻⁻2 ही होता है। ऊष्मा का भी यही होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मॉड्यूल 1 is complete along with the discussion of assignment. So wish you all the best.